नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति चौहान। कोरोना काल में हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोरोना से पहले और बाद की जो दुनिया है वो कभी भी बिल्कुल एक जैसी हो पाएगी। लोगों ने अपनों को खोया तो कुछ लोगों ने अपने रोज़गार को खोया। पर कहते हैं ना कि आपदा ही आविष्कार की जननी है। लोगों ने रोज़गार के लिए तरह तरह के जुगाड़ किए और लोगों का रुझाव व्यवसाय की ओर बढ़ा। लोगों को सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ में आया, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वो आईटी सेक्टर में जॉब करते थे, उन्होंने वो छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनी करियर बनाने की शुरुआत की। आज ना ही वो अपने लिए बल्कि अपने जैसे कई युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए रोज़गार की पैदावार कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि कुमार निषाद जी, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक संस्थान चलाते हैं, जो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक क्रांति लेकर के आ रही है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रवि कुमार निषाद जी का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जो संस्थान है इसकी नींव कब रखी गई और कैसे रखी गई? नमस्कार, मैं रवि कुमार निषाद और आरपीए फार्मिंग में की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं धनबाद ज़िले का भूली का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री शिवशंकर निषाद और माँ का नाम श्री मती पार्वती देवी है। ये बहुत सौभाग्य है। हमारी यात्रा जो शुरुआत हुई है वो 2014 के बाद हुई है और इसमें आप समझ सकते हैं कि धनबाद ज़िले में प्रदूषण की इतनी ज़्यादा समस्या है, जिसकी वजह से उस विषय से लड़ने के लिए उस विषय से का विकल्प हम लोग ढूंढ निकालें और उसके बाद हम लोग इस विषय को लेकर हम लोग ने धार जोड़ी एक जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने एक नींव रखी और वहाँ पर सबसे पहले गेंदे फूल की खेती प्रारंभ की और उसके बाद हम लोगों ने आसपास के जो किसान हैं उन लोगों को वहाँ प्रशिक्षण देना शुरू किया और हमारे साथ हमारे मित्र रंजीत कुमार और सुधीर हेम्ब्रम जी ने हम लोग तीनों मिलकर ने वहाँ पर नींव रखी और वहाँ से यात्रा प्रारंभ की। जी सर, आपके बारे में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी स्टार्टिंग में तो मैंने बताया कि कैसे आप आईटी सेक्टर में जॉब करते थे और उसके बाद आपने ये फैसला किया कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर बनाऊंगा। तो सर, ये आईटी सेक्टर से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका ट्रांजिशन हुआ वो कितना हार्ड था, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दरअसल बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ही कुछ शब्दों में आपको विवरण बताना है और आपको ये बताना है कि अगर आप हिम्मत करते हैं तो आप बड़े बड़े पहाड़ों को भी आप काटने का सामर्थ्य रखते हैं और उसको गिराने का सामर्थ्य रखते हैं। तो समस्याएं तो बहुत सारी जीवन में आती है और हर एक इंसान की आती है, हर एक पक्षी की, हर एक पशु की आती है, लेकिन आपको विचार करना है, अपने में ये तलाश करना है समस्या का कि आप उसको कैसे हटाते हैं, कैसे उसका रास्ता बनाते हैं। जी। इंसान के लिए समस्या को देखना बड़ा बात नहीं है, उस समस्या का समाधान निकालना बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो हम लोगों ने जो निदान उसका निकाला है, सबसे पहले तो मैं आईटी सेक्टर में जब जॉब कर रहा था तो वहाँ से जब मैंने वापस घर आया तो माँ की तबीयत ख़राब होने के कारण भेलोर ले गए। भेलोर में उनका निधन हुआ और निधन होने से वहाँ पर डॉक्टरों ने जो कारण बताया कि धनबाद ज़िले में इतना प्रदूषण, इतना पोल्यूशन है और के कारण लंग्स इफेक्ट हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है प्रदूषण। तो मेरे दिमाग में ये आया कि इंसान को अगर किसी वस्तु से लड़ाई करना है, इंसान को किसी चीज़ से लड़ाई करनी चाहिए, तो वो है विषय, यानी कि हमारे हमारे देश को बर्बाद कर देने वाले, खोखला कर देने वाले और हमारे देश को मतलब गलत रास्ते में ले जाने वाले ऐसे विषय हैं, उस पर कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार तुरंत मैंने प्रदूषण के विषय पे काम करना शुरू किया और पेड़ पौधा निःशुल्क बांटना शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसमें उसमें फल फूल की खेती, कैसे फल फूल की खेती को कॉमर्शियल किया जाए और उसमें एक जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, एक प्राकृतिक खेती को विषय को एक अलग रूप दिया जाए। चीज़ों में व्यस्त होते जा रहे हैं, अलग अलग रास्तों में चलते जा रहे हैं, वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, अलग अलग रूट में जा रहे हैं, अलग अलग वो, इसलिए बंजर भूमि जहाँ तक नज़र आई वहाँ पर हम लोगों ने प्रण लिया
और हम लोगों ने फिर सुधीर हेम्ब्रम जी की ज़मीन पर, जहाँ वो आदिवासी जो हमारे मित्र हैं वो आदिवासी राजा हैं, और सुधीर हेम्ब्रम, समीर हेम्ब्रम, रुपेश कुमार महतो, बुद्धन हेम्ब्रम, रोहित केवट, इन सभियों ने मिलकर एक हमारा एक टीम बना। और उसके बाद हम लोगों ने गेंदा फूल की खेती और पपीता की खेती का परचम लहराया, और उसके रास्ते को हम लोगों ने मजबूत किया, ताकि आदिवासी गांव हो चाहे किसी भी प्रकार का गांव हो, गांव बचेगा तभी देश बचेगा। जी बिल्कुल। सर, आप जब बता रहे थे तो शुरुआत में आपने कहा कि युवाओं के लिए भी आप ट्रेनिंग और बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में युवाओं के लिए क्या स्कोप दिखता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग देश के लिए मूलभूत चीज़ों में से एक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। जी। तो पहले रोटी को ही क्यों दर्जा गया? आप जैसे इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, एक चौथे स्तंभ भी आ चुका है, शिक्षा। तो पहला चीज़ बुलाया था रोटी। अब ये रोटी में क्यों कदम रखे युवा? मकान तो एक से एक बड़े बड़े डिजाइनर बना ले रहे हैं जी। आपके कपड़े तो बड़े बड़े मिलों में बन जा रहा है जी। लेकिन रोटी में समस्या हो रही है। रोटी में समस्या क्यों हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे को हर एक महीने 2 महीने में वैक्सीन लगता है और अलग अलग बीमारी आती है। तो सोचने वाली चीज़ है कि बच्चे के शरीर में अलग अलग गतिविधि के और वायरल जो अलग अलग फीवर हो जा रहे हैं, आप अलग अलग बीमारियां आ जा रही है। आ कहाँ से रहा है? माँ के दूध में कहाँ से आ रहा है? तो रीज़न ये है कि वो केमिकल से भरा उगाया हुआ अनाज खा रहे हैं। तो इसीलिए अपने देश को, अपने देश की माँओं को, अपने देश के पूरे देश को, भारत देश को, भारत माँ को बचाने के लिए हम लोगों को अनाज को जैविक रूप में ले जाना अनिवार्य है। और उसके लिए हम लोग पूरे युवा पीढ़ी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और देखने वाले तमाम दर्शकों से कि जैविक खाएं और जैविक उगाएं। अपने आने वाले पीढ़ी, अपने आसपास दिखने वाले युवा और अपने बच्चों से को ये भी सिखाएं कि अपने छोटे से बागान से लेकर बड़े बड़े खेतों में जैविक पद्धति को ही वो आगे बढ़ाए और प्रकृति को बचाए। जी बिल्कुल। सर, आपकी जो संस्थान है उसमें किस किस तरह की खेती होती है? हमारी संस्थान में गेंदे फूल की खेती होती है, पपीता की खेती होती है, संतरे की खेती होती है, जैविक सब्जियों की खेती होती है, और ऐसी हर्बल आयुर्वेद की पौधे जिस पर खेती होती है। अभी हम लोग सुपर नाइपर ग्रास, अभी हम लोग पशुओं के आहार में बहुत सारे ऐसे केमिकल, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन, बहुत सारे ऐसे आ जा रहे हैं जिसके कारण पशुओं को आहार में केमिकल दिया जा रहा है खाने को। तो उसके लिए भी हम लोग विकल्प किए, क्योंकि आपको आप तो दूध डाउनलोड नहीं कर सकते, रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। आप टेक्निकल रूप से आप पूरा विकास कर जाए, आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, लेकिन आपको दूध गाय से ही प्राप्त करना होगा, रोटी अनाज फल पेड़ पौधे से ही उपलब्ध करना होगा। माँ प्रकृति के गोद से ही आपको वो मिलेगा, अनुकंपा से ही मिलेगा। तो अगर जब तक हम लोग जैविक को आप मजबूत नहीं करेंगे, जैविक के रास्ते में हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक ये मुश्किल है पाना। और हम लोगों ने गांव की मिट्टियों को हम लोगों ने जांच किया। जांच के लिए IIT ISM जो फाउंडेशन, जो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर राजीव शेखर सर के माध्यम से, धीरज सर के माध्यम से, ACIC संस्था के माध्यम से हम लोगों को जो लैब मिला IIT ISM में, वहाँ पर मिट्टियों को एक शोध करके ये एलिमेंट हम लोग निकाल के पता चलता है कि इस मिट्टियों में क्या क्या होगा। तो हम लोग फल पे फोकस किए, हम लोग फल फूल पे फोकस किए, हम लोग ऑर्गेनिक यानी जैविक सब्जियों पे फोकस किए, हम लोग आयुर्वेद से होने वाले पौधे जिसको हम लोग डाबर और पतंजलि तक भी हम लोग पहुंचाएंगे, और हम लोग उससे अलग अलग इंसेंस ऑयल भी निकलेगा। अभी आने वाले समय में हम लोग अभी मसाले की तैयारी कर रहे हैं, मसाले की पौधे की, मसाले की खेती की। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो संस्थान है वो झारखंड से बाहर जो भी फल सब्जियाँ उगती हैं वो भी आप लोग उसको उगाने में सक्षम हैं। जैसे कि हिमाचल का सेब मैंने देखा था कि वो आप लोग उगा पा रहे हैं, तो सर वो कैसे हो पा रहा है? धनबाद की मिट्टी में
फल जितने भी हमारे राज्य में, अलग अलग राज्यों में होता है, जैसे आप नागपुर की संतरा की बात करें, वहाँ पर साइट्रस पौधा जो है, तो धनबाद की कुछ मिट्टियों में साइट्रस बहुत सुंदर हो सकता है। धनबाद की मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी में एक बहुत बड़ा स्कोप है, वो है पाम ऑयल का। मतलब आप पाम ऑयल की मतलब उत्पादन यहाँ मतलब बता सकते हैं आप कि लाखों करोड़ों में जा सकती है। यहाँ पर मतलब इतना बड़ा स्कोप है हमारी धनबाद और झारखंड में। बस इस स्कोप पर, इस दिशा पर फोकस देने वाली और काम करने वाली टीम, एक समूह की ज़रूरत है। और हमें अगर भारत सरकार, झारखंड सरकार पूरी तरह से एक सम्मुख होकर हमें अगर प्रदान करे, हमारे सहायता करे पूरी तरह से, तो हम लोग पूरे झारखंड में पाम ऑयल की खेती कैसे की जा सकती है, सेब की खेती कैसे की जा सकती है, संतरे की खेती कैसे की जा सकती है, अब पपीते की खेती कैसे संभव है और किस प्रकार सिस्टम से संभव है। और हिमाचल की सेब की बात अगर की जा रही है, तो हिमाचल में एक डॉक्टर हरिमन है और हिमाचल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक हरमन 99 हॉट क्लाइमेट यानी गर्म प्रदेश के लिए एक खास पौधे का आविष्कार किया गया। वो पौधे को हम लोगों ने मंगाया और यहाँ पर लगाया और उसे 2 से 3 साल में हम लोगों ने फलाया। और जब सेब फल चुका है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो हम लोगों ने फिर उसका मतलब 5 एकड़ में सेब को लगाने का प्रारंभ किया और अभी लगते वो जा रहा है। और अभी हम लोग 34 एकड़ में नया साइट और 106 एकड़ में हरलाडी में एक नया साइट हम लोग खोल रहे हैं, जिसमें फल का एक बहुत बड़ा वाटिका बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण बोल सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग राज्य नहीं, अलग अलग विदेश, अलग अलग फॉरेन कंट्री से लोग आएंगे वहाँ पर रहने के लिए, उस प्राकृतिक में जीवन बिताने के लिए। जी सर, जो आपकी टीम है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या भूमिका है सर? हमारी जो भूमिका है हमारी टीम में एक सूत्रधार की तरह है, एक धागा की तरह है जी। हर एक मोती को अगर माला में धागा ना हो तो वो माला नहीं होगा, वो फिर बिखरा हुआ मोती हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए एक धागे का काम, मेरा एक जॉब जो है वो धागे का है। मैं अपनी टीम को यानी कि माला बेचने से, जैसे पहले होते हैं खुदाई, वो रोटावेटर चलाने वाले, मशीन चलाने वाले, गोबर वाले, गोबर छिड़कने वाली, फिर उसको मिक्स करने वाले, फिर उस पर विचार विमर्श करने वाले, फिर साइट इंचार्ज, फिर इस तरह करके फूल तोड़ने वाली, फूल माला धागा बनाने वाली, गांव के आसपास के लोग, वहाँ के गवर्नमेंट स्तर के अधिकारी, हमारे कृषि उद्यान के अधिकारी, तो हमारे टीम, हमारे रंजीत जी, हमारे सुधीर हेम्ब्रम, हमारी पूरी टीम को एकजुट करके दिशा दिखाना और पूरी टीम को संजोग कर लेके चलना, एक जिम्मेदारी उठाना कि इस गांव को, जिस गांव में हम लोग कदम रखे हैं, उस गांव की कायाकल्प करना और उस मिट्टी को हम लोग माँ समझकर और माँ को मानते हुए, एक माँ की तरह उस मिट्टी को पूजा करते हुए, ताकि उसकी गरिमा और उसकी जो प्रगाढ़ शक्ति है वो उजागर हो पाए और आने वाले समय में वो वहाँ पर जहाँ खेती हो रही है हमारी फल फूल की, जहाँ पर दूर से दूर तक पपीता की खेती, दूर से दूर तक गेंदे फूल की खेती, दूर से दूर तक अमरूद की खेती, आपको जो लहलहाता हुआ दिखेगा वो दुनिया को देखने के लिए अलग अलग लोग आए और अलग अलग युवा आए, ताकि युवाओं को वहाँ पर प्रेरणा मिले कि ऐसा भी खेती हो सकता है। जी सर, अभी जब हमने कोरोना काल में देखा कि बहुत सारे हमारे मजदूर थे जो वापस झारखंड आ गए, पर अब वो फिर से वापस जा रहे हैं, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई ऐसा स्कोप है कि वो यहाँ रुक जाएं? उनके लिए कुछ करियर ऑप्शन है यहाँ पर? जी हाँ, बहुत बड़ा करियर है। वो अपनी पहचान नहीं कर पा रहे, वो उस हनुमान की तरह हो गए हैं कि लंका जाना है लेकिन कौन जाएगा। जी। तो रवि कुमार निषाद और आरपीएफ फार्मिंग जामवंत का रोल हम लोग निभा रहे हैं। पूरे झारखंड में घूमकर, धनबाद जिले में हम लोग हर एक युवा को उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, उनकी प्रभाव के बारे में बता रहे हैं, उनकी
कौशलता के बारे में बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप ही के ज़मीन पर हम लोगों ने आप ही के गांव के लोगों के साथ ये करिश्मा कर दिखाया। हम लोगों ने धनबाद ज़िले में जो 150 एकड़ की ज़मीन को डेवलप किया अलग अलग किसानों को और अलग अलग आदिवासियों के सपोर्ट से, तो उन युवाओं को हम लोग एकजुट कर रहे हैं जो वापस केरल महाराष्ट्र जाने के लिए व्याकुल थे। हम लोग को जब ये भी मालूम चलता है कि आज 20 लड़के ट्रेन की ओर गए हैं, स्टेशन की ओर गए हैं, तो हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर स्टेशन में जाकर रिक्वेस्ट कर कर समझा कर बुझा कर 2 महीना 3 महीना का टाइम मांग कर कि यहाँ पर अगर आपको वैसा इनकम नहीं हो पाएगा तो इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। ऐसे कर कर महेश खिस्कू, अलग अलग लोग हैं, आपको सूरज मरांडी, आपको विक्रम टुड्डू, पवन सोरेन, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको हम लोगों ने रोका है। और उन लोगों ने आज जब वो पपीता की खेती कर रहे हैं, आज जब वो अमरूद की खेती कर रहे हैं, आज जब वो अपने गायों के लिए सुपर नाइपर उगा रहे हैं, तो वो आज बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी क्षमता को पहचाने हैं कि यहाँ कितने फल की खेती हो सकती है। 1 एकड़ में जैसे आप मान चलें कि वो 1500 से 1600 पपीते के पौधे लगते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 1 एकड़ में अगर 1500 पपीता लगा और एक पौधे से अगर पपीते से आप 300 रुपया भी इनकम आपको होता है, तो आपकी कमाई बहुत अच्छा आ सकती है। और गेंदे फूल में भी इसी तरह है, एक पौधे में 1 एकड़ में करीबन 8000 पौधे लगते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा इनकम आ जाता है। तो युवाओं को समझने का ज़रूरत है, युवाओं को आगे आने का ज़रूरत है और अपनी मिट्टी को बचाने का समय आ गया है। अपनी मिट्टी के सामने आपको किसी भी बाहरी राज्य में वो पैसा नहीं मिल सकता है, वो आय नहीं हो सकती है जो आपको अपने गांव में रह के अपनी मिट्टी में खेती करके आ सकती है। जी बिल्कुल। सर, ये जो जैविक खेती है ये बाकी खेतियों से अलग कैसे है? ये जैविक खेती अपने आप में एक ऐसा, आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा नदी है जो नदी किसी भी बंजर भूमि में, किसी भी पहाड़ में, किसी भी नाले में और किसी भी अकाल पड़े धरती से वो गुजरेगी तो माँ गंगा जिस प्रकार हर पौधे को एक जीवन दे देती है जी। एक कंकड़ को मोती बना देती है जी। आपको, उसी प्रकार ये जैविक खेती है। ये जैविक खेती में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है जी। इसमें आप गांव की सामग्री, आसपास की सामग्री यानी कि नीम के पत्ते, करंज के पत्ते, आँख के पत्ते से जैविक कीटनाशक बना लेते हैं। आप गोबर से, जो देसी गायें होती है वो देसी गाय के गोबर से वर्मी बन जाता है जी। आपकी मुर्गियों से सरसों खल्ली यानी हिट बन जाती है। आपके खेत में जो सरसों उगते हैं उससे आपको उसका तेल भी मिल जाता है और उसके खल्ली से खेतों में गर्मी देने के लिए, हिट देने के लिए सरसों खल्ली से वो एक अच्छा खाद भी बन जाता है जी। तो आपके गांव में ही सभी प्रकार के खाद मौजूद हैं। आपको उसकी कुशल प्रशिक्षण चाहिए, आपको उसको एक बार पहचानना सीखना होगा। आपको पंचगव्य बनाने, कैसे पंचगव्य बनाना है, कैसे अलग अलग आपको खेती में कैसे आपको कोड़ाई करना है, कैसे उसको बचाना है, कैसे उसकी क्षमता को बढ़ाना है जी। तो जैविक खेती औरों से महान और औरों से उच्च इसलिए है क्योंकि उसमें हमारी धरा, हमारी मिट्टी, हमारी श्वास, हमारी हवा, हमारी पानी जी। यानी कि हम उनको हमारी पंच तत्व से जो शरीर बना जी। तो वो पंच तत्व यही प्राकृतिक में है और ये जैविक खेती से ही ये पंच तत्व बच सकता है। इसका एक ही बचाव है और अगर आज हमारे देश को केमिकल से बचाना है जी। हमारे जनरेशन को, हमारे मानव को अगर बचाना है तो जैविक खेती ही एकमात्र रास्ता है। जी सर। सर, आपकी एक फाउंडेशन भी है, जय धरती माँ फाउंडेशन, मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जय धरती माँ, जय धरती माँ जो फाउंडेशन है वो हमारे आदिवासी भाई बहन और जितने भी गांव ग्रामीण हैं
जी। हमारी टीम बुद्धन हेम्ब्रम, रोहित केवट, रुपेश कुमार महतो, रंजीत कुमार, सुधीर हेम्ब्रम, ये पूरी टीम और हमारे जो आसपास के गांव की महिलाएं हैं, जी। हम लोगों ने जब भी नाम लिया जय धरती माँ, तो वहाँ से करीबन जितने भी लोग हैं वो रिटर्न में जय धरती माँ। तो हम लोगों ने एक बार ये सोचा कि हम लोग जय धरती माँ समिति इतने सालों से चला रहे, तो अगर हम लोग यह जय धरती माँ फाउंडेशन अगर हम लोग बनाते हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई रितेश कुमार जी हैं, जिन्होंने हम लोगों को ये सुझाव दिया कि आप जय धरती माँ फाउंडेशन बनाइए और उस फाउंडेशन के तहत में आप ग्रामीण विकास पे फोकस करें और ग्रामीण विकास को पेपर में लेके आएँ, वर्कआउट करें, ताकि आने वाले दिनों में भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े ऐसे योजना है, बहुत बड़े बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना CSR के द्वारा आपको आर्थिक बड़ा बड़ा फंड आपको मिलेगा, ताकि आप ये जिस गांव पर आप खेती कर रहे हैं आप उस गांव में अलग अलग स्कूल बनवा सकते हैं, आप उसमें डिस्पेंसरी बना सकते हैं, आप उस स्कूल आप उस इसको गांव को विकास कर सकते हैं, आप वहाँ के आने वाले पीढ़ियों को, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस प्रकार आपने सिर्फ खेती में गांव के ज़मीनों को बचाया है, अगर आप जय धरती माँ फाउंडेशन को बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में हर एक गांव तक आप पहुंचेंगे। और भारत सरकार से लेकर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे टाटा ग्रुप्स, MPL, अभी हाल में ही हम लोग को माइथन पावर प्लांट के ओर से हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट में किसानों को एग्रीकल्चर वर्क सिखाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, हम लोग को मिला जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस पर काम करने जा रहे हैं, हम लोग इस पर काम करते जा रहे हैं। जय धरती माँ आज के डेट में करीबन वहाँ पर धनबाद जिले में 400 से अधिक गाँवों से जुड़ चुकी है और वहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दी है। सर, आप योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो जो उनके बीच में और जो फार्मर्स के बीच में गैप है वो सर कैसे कम हो सकता है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सरकारी योजना जो है जी सर। जैसे कि RPA फार्मिंग को धनबाद में अगर आप बोल सकते हैं कि दोनों पैर में अगर खड़ा किया गया है, तो RPA फार्मिंग को जिला उद्यान विभाग, वहाँ पर DHO साहब सुरेंद्र कुमार सर, राजेश सर, प्रतिमा मैम, ये जिला उद्यान विभाग के हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी और हर एक पदाधिकारियों ने जो RPA फार्मिंग को सपोर्ट किया है, ये अद्भुत रहा। करीबन 6-7 सालों से लगातार हम लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो हम लोगों ने सरकार के प्रति जागरूक हुए। हम लोग फिर धनबाद DC साहब जो हमारे संदीप सर हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। वन विभाग से सपोर्ट रहा, आपको जिला मत्स्य विभाग से सपोर्ट रहा। आप तो धीरे धीरे हर एक विभागों के कार्यक्रम में हम लोग को बुलाने लगे और हम लोग जाने लगे और हम लोग सरकार से जुड़कर कार्य करने लगे। हम लोग जब सरकार के नज़दीक गए तो ये मालूम चला कि सरकार की ऐसी हर चीज़ की व्यवस्था है। कुआं वो देते हैं, पानी की समस्या खत्म, बोरिंग की समस्या खत्म, तालाब में आपकी पानी की समस्या खत्म, तो खेत में खाद वो भी देते हैं, पौधे भी देते हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सरकार से जुड़ते हैं, आप रोजगार सेवक या मुखिया जी के भरोसे तो आप हैं, आपका पूरा अधिकार है उनसे मिलने का, पूछने का, लेकिन किसान भाइयों से मैं स्पेशल आग्रह करता हूं और प्राथमिक बात में ये कहता हूं कि किसान भाइयों के लिए कि आप सरकार के विभाग में जाएं। आपको अगर पशु विभाग में जाना है तो पशु विभाग में जाएं, कृषि विभाग में जाना है तो कृषि विभाग में जाएं। आप विभाग में खुद चलकर जाएं और चलकर जाएं और वहाँ पर आप अपनी समस्या को रखें पदाधिकारियों के सामने। उसके बाद देखिए आपकी समस्या का समाधान कैसे होता है। आप किसी बिचौलिया के चक्कर में ना पड़ें। आप बिचौलिए के चक्कर में पड़ते हैं, ये योजना तो नहीं है, ये ऐसा है वैसा है बोल कर आपको उस तरफ गुमराह किया जाता है। आप छोटे से छोटे योजना में आप बिचौलियों को कुछ पैसा दे बैठते हैं, जिस योजना का 1 रुपया नहीं लग रहा है, पूरा 100% सब्सिडी, फिर भी आप अपने आप भरोसा नहीं करके किसी और पे भरोसा करते हैं।
इसीलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि अपनी मिट्टी को अगर बचाना है और अपने देश को अगर आपको पूरी तरह से सेवा करना है, भारत माँ का ऋण अगर चुकाना है, तो आप खुद भी मजबूत हों और अपने विश्वास के साथ अपने सामने कृषि उद्यान केंद्र, कृषि भवन और हर एक विभाग में जाएं जहां पर आपका अधिकार है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्कूल के किताब में पहला लाइन यही लिखा रहता है, क्योंकि आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन लें, कितना भी बड़ा गाड़ी से घूम लें, आपको अनाज ही खाना होगा। जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए और अनाज उगाने वाला किसान है, अन्नदाता है। तो आप साक्षात भगवान हैं, इसीलिए भगवान को किसी भी प्रकार का शक्तिहीन नहीं होना है, उनको अपने आप में भरोसा रख के हर एक विभाग में जाना है। ये आपका अधिकार है और उस अधिकार की पहचान है आप। सर बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और आप जितने पैशनेट हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, वो भी देख करके बहुत अच्छा लगा। आपकी संस्थान के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।